Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome again. Today we are discussing a very interesting topic regarding waves, which is a sound waves. और हम ये इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 में, कि जो साउंड है वो कॉम्प्रेशनल वेव्स हैं जिनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है। और ये वेव्स भी बाकी वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स की तरह दो पोर्शंस पर मुश्तमिल होती हैं, और वो दो पोर्शंस होते हैं कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, जस्ट लाइक क्रस्ट एंड ट्रफ। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कॉम्प्रेशनल वेव्स हैं, इसमें पार्टिकल्स की डायरेक्शन और वेव्स की डायरेक्शन सेम होती है। मींस पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट करते हुए अबाउट देयर मीन पोजीशन के पैरेलल जाते हैं। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए सबसे पहले हम यहाँ पर साउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें, व्हाट इज़ मेंट बाय अ साउंड। तो अगर आम लफ्ज़ों में साइकोलॉजिकली डेली लाइफ में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ साउंड, तो आप बोलते हो इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, वो चीज़ जो हमें सुनने की सलाहियत दे। अगर आपके कान सुनने के काबिल नहीं है तो फिर आप ये नहीं बता सकते कि साउंड है या नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं फिजिकली स्टिम्युलेशन और एक्साइटेशन का नाम साउंड है। और साउंड कभी भी खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होता, बिकॉज साउंड इज़ अ वेव एंड वेव इज़ अ एनर्जी, and energy can be transferred from one place to another as a result of disturbance in a medium। अब होगा क्या कि सबसे पहले जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो उस वक्त वो बॉडी जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो वाइब्रेट करती है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस अ साउंड। और अब यहाँ से ये देखें कि जो साउंड है इट इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी मेक्स आवर ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। जब वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करती है और उस वाइब्रेशन का नतीजा मैकेनिकल एनर्जी होती है और उससे निकलती है साउंड, और वो जब हमारे कानों में आती है तो हमारे कानों के ड्रम्स होती हैं, ईयर ड्रम्स होते हैं। और जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ किस लिए निकलती है, बिकॉज आवर वोकल कॉर्ड्स जस्ट लाइक क्रिस्टल कॉर्ड्स वो क्या करते हैं वाइब्रेट, और उनसे साउंड निकलता है। और उसके नतीजे में हमारे कान में जब साउंड दाखिल होता है तो वो वाइब्रेट करते हैं और हमें रिस्पांस मिलता है कि वो साउंड है। और अब ये भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि साउंड इज़ अ कॉम्प्रेशनल वेव and having longitudinal nature and it consists of compressions and rarefactions। अब ज़रा ये चीज़ भी जहन में रख लें, compressions are portion of longitudinal or sound waves where particles are in the same direction and intensity of sound or amplitude of sound is maximum। But when there are rarefaction occurs in sound waves where particles are opposite in direction, intensity and amplitude both are reduced। अब जनरल फार्मूला लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए ये होता है V इज इक्वल टू E ओवर डेंसिटी स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर जो V है वो तो स्पीड ऑफ साउंड है। हमारा पर्पस स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है एक्सपेरिमेंटली इन एयर। अब इसमें E जो है दिस इज कॉल्ड इलास्टिक मॉड्यूलस। अब इलास्टिक मॉड्यूलस सिर्फ उस मैटर की टाइप का होता है जिसमें इलास्टिसिटी है, और इलास्टिसिटी तीनों में होती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। अब उसकी कुछ टाइप्स हैं। जनरली अगर आप इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉड्यूलस को डिफाइन करें तो इट इज़ अ रेशो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और इन शॉर्ट स्ट्रेस इज अ चेंज इन प्रेशर and strain is a change in volume over original volume when sound passes through a medium, because sound waves are mechanical waves and they require material medium for their propagation. So when they pass through a medium causes to change the pressure and volume of that medium, and change in these two quantities
प्रोड्यूसेस अ रेशो इक्वल टू इलास्टिक मॉड्यूलस, इसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, और अगर इन शॉर्ट आपसे इसको आप कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ द मीडियम। और एक एमसीक्यू में कई दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है, व्हाट इज़ अ बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, दबाए जाने की सलाहियत। तो 1/c कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू बल्क मॉड्यूलस। और ये भी पूछ लेते हैं बल्क मॉड्यूलस के यूनिट्स क्या हैं, या इलास्टिक मॉड्यूलस के यूनिट्स क्या हैं। तो याद रखें इसके यूनिट इक्वल होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पास्कल। ये सिर्फ प्रेशर के यूनिट के बराबर है, लेकिन नीचे जो स्ट्रेन है उसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस। और अगर आपसे कोई पूछे कंप्रेसिबिलिटी के यूनिट्स क्या हैं, तो वो आप कहेंगे पर पास्कल, या आप ये भी बोल सकते हो पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, जो पहले इलास्टिक मॉड्यूलस के उन्हें उलट कर दें। तो ऐसा मैटर या ऐसा मीडियम जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, उसमें से साउंड तेज़ी से गुजरेगा। और अब एक और चीज़ जिस पे ये डिपेंड कर रही है, और वो है ये रो इज़ अ डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और हम बात कर रहे हैं एयर की, एयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। अब उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ साउंड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मीडियम, मीडियम के चेंज होने से साउंड की स्पीड भी क्या होती है, चेंज होती है। अब एक और चीज़ हम ये देखना चाहते हैं किस मीडियम में साउंड की स्पीड डिफरेंट है और क्यों है। तो सबसे पहले देखें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। अब ये याद रखें सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की इलास्टिसिटी है उससे ज़्यादा होती है गैसेस से। तो इट मीन सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी सॉलिड की है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो फिर इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड? इट मीन्स सॉलिड के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड and sound is a disturbance or vibration in a medium. When disturbance occurs in solid where atoms and molecules are tightly bonded or very close to each other, then disturbance respond quickly from one atom to another. एक एटम डिस्टर्ब होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। अब लिक्विड के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान सॉलिड की निस्बत एक तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, एक तो उसकी कोई शेप भी नहीं होती। और जब उसमें डिस्टर्बेंस होगी तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे के दरमियान डिस्टेंस होने की वजह से उसको टाइम लगेगा उससे टकराने में। और गैसेस में तो वैसे ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, दे आर इन रैंडम मोशन, तो इसलिए उसमें और ज़्यादा कम होगी। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। और एक और चीज़ भी कि वेलोसिटी इज़ अ रेशो ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसलिए उसका रेशो ग्रेटर देन क्या होता है, 1। अगर ये दोनों बड़े हों, अगर ये भी ज़्यादा है ये भी ज़्यादा, फिर तो कांस्टेंट होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस तो होती नहीं ऑलमोस्ट। सिर्फ बल्क मॉड्यूलस मीन्स, यहाँ मैंने एक वर्ड बोला था बल्क मॉड्यूलस। बल्क का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। जब साउंड मीडियम में से गुजरे सिर्फ किससे चेंज करे, वॉल्यूम को। अब हमारा मकसद इस फार्मूला को यूज़ करके, जो कि जनरल फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए, ये फार्मूला तमाम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए वैलिड है। अब हम इसे एक्सपेरिमेंटली मेजर करना चाहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में। ये जहन में रख लें कि जो स्पीड ऑफ साउंड की ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंटली ओरिजिनल वैल्यू है। और सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को
परफॉर्म किया न्यूटन ने, और उसने अपना एक फार्मूला निकाला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। अब उसने क्या अजम्पशंस ली? सबसे पहली बात उसने कहा व्हेन साउंड विच कंसिस्ट ऑफ compressions and rarefactions passes through the medium in the form of compressions and rarefactions where temperature of air remains constant। ये सबसे पहली assumption जो उसने कही। फिर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज क्या होगा? तो उसने कहा प्रेशर जो है एयर का इंक्रीज होगा ड्यू टू ट्रैवलिंग ऑफ साउंड एंड वॉल्यूम डिक्रीज। लेट्स सपोज original pressure is P when sound was not entered into the air. When it is entered into the air, its pressure increases by a small amount that is equal to delta P। और जो चीज़ बढ़ जाती है उसे असल वैल्यू में ऐड कर देते हैं, तो इसलिए ओरिजिनल प्रेशर P, इंक्रीज प्रेशर डेल्टा P, तो इसलिए चेंज इन प्रेशर P प्लस डेल्टा P। और इसी तरह जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसने कहा वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होने से ओरिजिनल वैल्यू वॉल्यूम की V थी, डिक्रीज डेल्टा V, तो V माइनस डेल्टा V बिकॉज इट इज डिक्रीज। ये चेंज्ड है, ओरिजिनल P थी और वॉल्यूम V था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? बॉयल्स लॉ, इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और ये प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों एक दूसरे के अगर इनवर्सली हों तो याद रखें वहाँ पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, और उसको हम पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड कॉन्स्टेंट ऑफ बॉयल्स लॉ इज अ टेम्परेचर विच इज अज्यूम्ड बाय अ न्यूटन। कि उसने भी तो यही कहा कि टेम्परेचर of the medium या air in which sound propagate remains constant। अब बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, और वो प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। अ प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस इनवर्सली बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी बोलते हैं। और अब तीन स्टेट वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन के वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, इन अजम्पशंस को आगे लेके हम चलें और सॉल्व करते हैं हम स्पीड ऑफ साउंड के लिए इसे। तो देखिएगा जो जनरल फार्मूला है बॉयल्स लॉ का वो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये जहन में रख लें, P1 इज अ प्रेशर व्हेन साउंड वाज नॉट एंटर्ड इनटू द एयर, एंड V1 इज अ वॉल्यूम व्हेन साउंड वाज नॉट एंटर्ड इनटू द एयर। तो इसलिए इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल वॉल्यूम V जहां हमने मेंशन किया था, और P2 है वो प्रेशर जो इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज प्रेशर को हमने क्या लिखा है? P प्लस डेल्टा P, और डिक्रीज वॉल्यूम V2 दैट इज इक्वल टू V माइनस डेल्टा V। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और इस स्पीड ऑफ साउंड के लिए जो फैक्टर्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो निकालना चाहते हैं, इलास्टिसिटी और डेंसिटी। और एयर की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, साउंड के गुजरने से डेंसिटी में चेंज नहीं आता क्योंकि टेम्परेचर क्या रहा है? कांस्टेंट। तो चेंज निकालने के लिए इलास्टिसिटी चाहिए, इलास्टिक मॉड्यूलस चाहिए हमें, और ये याद रख लें इलास्टिक मॉड्यूलस इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। तो पी वी इज इक्वल टू, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से इनिशियली प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो पी वी, फिर प्रेशर को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस पी डेल्टा वी, फिर डेल्टा पी को इससे तो प्लस डेल्टा पी इंटू वी, और फिर माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। अब इस इक्वेशन को निकालने के बाद यहाँ से देखिएगा मैं पी वी को पी वी से कैंसल आउट कर, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 0 इज इक्वल टू माइनस
पी वी प्लस डेल्टा पी इंटू वी। अब ये जो टर्म मैंने यहां लिखी डेल्टा पी एंड डेल्टा वी, दीज टू terms, this term contains two deltas. Delta means very small value, और अगर हम इस स्मॉल वैल्यू को इग्नोर कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरह से है जैसे अगर आपके पास एक समंदर में से गिलास निकाल लिया जाए तो क्या वो समंदर नहीं रहेगा, तो उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसलिए बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू सो वी कैन इग्नोर इट, नेग्लेक्ट इट, तो हम इसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब ये इग्नोर होने के बाद हमारे पास रिलेशंस ये बच गए, और इसके अंदर ये माइनस पी डेल्टा वी इधर ले आए तो प्लस पी इंटू डेल्टा वी, और इधर बच जाएगा डेल्टा पी इंटू वी। और हम यहां से निकालना चाहते हैं पी की वैल्यू, अगर मैं निकालूं तो वो आ जाएगा डेल्टा पी इंटू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। और उसके बाद अगर मैं इसी इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजेस लाऊं तो ये बन जाएगी डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी। अब जरा देखेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन के बाद जब हमने इलास्टिक मॉड्यूलस को डिफाइन किया तो इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज अ चेंज इन प्रेशर। तो देखें ये चेंज इन प्रेशर आ गया, एंड स्ट्रेन इज अ चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम वी, तो इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन विच इज इक्वल टू ई, and this E represents elastic modulus, and which kind of modulus is it? तीन तरह के मॉड्यूलस होते हैं, यंग्स, बल्क और शेयर। लेकिन यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है और एयर के अंदर वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से इस मॉड्यूलस को हम कौन सा मॉड्यूलस बोलेंगे, बल्क मॉड्यूलस बोलेंगे। अब उसके बाद हमने ये वैल्यू E की फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E विच इज इक्वल टू P, P इज अ प्रेशर ऑफ एयर, और ये भी यहां पुट करने से V इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय रो एंड इट्स होल स्क्वायर। अब ये याद रखिएगा कि ये जो E है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस भी कहा, विच इज इक्वल टू इलास्टिक मॉड्यूलस, और इसी E को हम बोलते हैं आइसो थर्मल bulk modulus, because this modulus is calculated by a Newton, was calculated by a Newton under isothermal conditions where temperature remains constant. अब यहां पर P जो है this is called pressure of air, because sound की स्पीड हम एयर में कैलकुलेट करना चाहते हैं, और एयर का प्रेशर होता है 76 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से रिलेट करके, तो 1.01 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये जो रो है दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एयर, और डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है वो हम लिखते हैं 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसे आप पुट करें इस इक्वेशन में। दिस इज अ इक्वेशन कैलकुलेटेड बाय अ न्यूटन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, और इसमें पुट करने से अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन तो वेलोसिटी कैलकुलेटेड बाय न्यूटन इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 1.29 स्क्वायर रूट, और इसे सॉल्व करें तो आंसर आता है 280 मीटर पर सेकेंड, और ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेटेड बाय न्यूटन, और ये है न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड।
और अभी हमने कहा ओरिजिनल वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड की एयर में 332 है और न्यूटन ने 280 कैलकुलेट की, तो इट मीन्स इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यू, दिस इज ओरिजिनल वैल्यू। तो फिर एरर निकालना हो तो इन दोनों का डिफरेंस लें, तो वो क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज एरर और वो इक्वल आता है 16% के। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में एरर अगर 16% या 5% से अबव आ जाए, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इट मीन्स जो न्यूटन ने फार्मूला कैलकुलेट किया फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वाज रॉन्ग। और इस फार्मूले की गलती जो है वो करेक्ट की बाद में कि उसने क्या मिस्टेक की इसके अंदर, वो लैप्लास ने की थी, वो फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।